हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आने वाले 4 लॉज को डिस्कस करने वाले हैं। वो लॉज है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले तो हम लोग जीरोथ लॉ को डिस्कस करेंगे। जीरोथ लॉ बोलता है जैसे हमारे पास एक चाय का कप है, उस कप के अंदर हमने एक थर्मोमीटर रखा, मतलब एक थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर मेजर किया, तो हमारे पास उसका टेम्परेचर आया 80 डिग्री सेल्सियस। हमने एक दूसरी चाय का कप लिया, उसके अंदर भी उसका भी हमने टेम्परेचर मेजर किया, तो उसका भी हमारा टेम्परेचर आया 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो दोनों चाय के कप्स हैं वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका जो टेम्परेचर है वो सेम होता है। तो देखते हैं जीरोथ लॉ क्या बोलता है। जीरोथ लॉ, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी और सी। ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है मतलब जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होते हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, ये जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होते हैं जब भी टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं तो मतलब कि वो जो सिस्टम्स है वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये जो जीरोथ लॉ है ये मतलब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो जीरोथ लॉ से हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज द क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। क्योंकि जब टेम्परेचर इक्वल होता है तो इसका मतलब कि वो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यही स्टेट करता है जीरोथ लॉ। तो हमारे पास एक लॉ जीरोथ लॉ का एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, बस डिफरेंस ये है कि ये जो फर्स्ट लॉ है ये थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई होता है। तो अब हम जैसे फर्स्ट लॉ बोलता है कि जैसे एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर्ड। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसके अंदर इसमें हमने थोड़ा हीट एनर्जी अप्लाई किया, ठीक है। मान लीजिए हमने क्यू हीट एनर्जी अप्लाई किया, तो ये जो क्यू है इसका थोड़ा पार्ट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगेगा, डेल्टा यू में लगेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में लगेगा, और बाकी का जो पार्ट होगा वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो हीट एनर्जी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में डालते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, तो वो एनर्जी किसी न किसी तरीके से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो गायब नहीं हो जाता है, वो किसी न किसी तरीके से किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यह हमारे पास इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब इसका हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस होता है, जैसे कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी भी पूरे तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा तो उसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। तो हमारे पास आइसोथर्मल केस में हमारे पास आता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, आइसोकोरिक के केस में
जो डेल्टा वॉल्यूम होता है, डेल्टा वी होता है, वो 0 होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वर्क होता है पीडीवी, डेल्टा वर्क होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। तो डीवी जो होगा वो 0 होगा, तो 0 इंटू पी मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेल्टा डब्ल्यू आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। तो इस केस में मतलब आइसोकोरिक के केस में हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। और एडियाबैटिक के केस में नो हीट एक्सचेंज यानी डेल्टा क्यू 0 होगा, तो हमारे पास आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता है कि ये जो प्रोसेस है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे ये हॉट से कोल्ड से भी जा सकता है, कोल्ड से हॉट भी आ सकता है। तो फर्स्ट लॉ ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये किस डायरेक्शन में हो रहा है। फर्स्ट लॉ हमें ये भी नहीं बताता है कि सोर्स ऑफ हीट क्या है। सोर्स ऑफ हीट कोई हॉट बॉडी है या वो कोई कोल्ड बॉडी है या क्या है, फर्स्ट लॉ हमें ये भी स्पेसिफाई नहीं करता है। तो ये सब जो हमारे पास जो लिमिटेशंस होती है उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास होता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि हीट जो है वो हमें पता है कि हीट ऑटोमेटिकली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में मतलब जाता है। जैसे मान लीजिए एक गर्म चाय के कप को आपने टेबल पे रखा तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता है कि ठंडे चाय के कप को टेबल पर रखा और उस ठंडे चाय के कप ने मतलब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वो वापस गर्म हो गया। ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो भले गर्म ठंडा हो सकता है लेकिन ठंडा कभी गर्म नहीं हो सकता। तो इससे हमें पता चलता है कि हीट कैन ट्रैवल फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी बट इट कैन नेवर ट्रैवल फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो सेकेंड लॉ हमें यही स्टेट करता है कि हीट कैन स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी बट नेवर फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। अब ये जो सेकेंड लॉ है इसके दो स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अच्छा, हीट इंजन क्या होता है हमें पता है। हीट इंजन जो होता है वो एक ऐसा मतलब इंजन होता है, डिवाइस होता है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है वो ये बोलता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है जो कि पूरे 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हीट तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ट्रैवल करेगा, तो भले ही वो हीट को वर्क में कन्वर्ट क्यों ना कर दे लेकिन थोड़ा हीट तो बाकी रह जाएगा ना, जो कि कोल्ड पार्ट में चला जाएगा, जो कि कोल्ड ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट ए हीट इंजन हुज थर्मल एफिशिएंसी इज 100%। क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाय Q1, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास Q2 यानी जो हीट कोल्ड बॉडी में चला जा रहा है वो 0 होगा, तो हमारा थर्मल एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं वो भी 100% हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल है। सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड लॉ का है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, अच्छा, क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है कि बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के ऐड किए हीट कभी भी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब वो तो ट्रैवल कर ही सकता है लेकिन जब हम लोग कोई एक्सटर्नल वर्क उस पर अप्लाई करें ताकि ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए वो तभी ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज, उसे नॉर्मली फ्रिज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो कोल्ड बॉडी सराउंडिंग से हॉट हीट सक करके
वो गर्म हो जाता है। तो लेकिन उसके लिए तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई वर्क अप्लाई करना होता है ना, ताकि वो ताकि हीट उस कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रेवल करे। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट बेसिकली यही बोलता है कि हीट कैन नेवर ट्रेवल फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट हैविंग सम एक्स्ट्रा वर्क, एक्सटर्नल वर्क। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ बोलता है, अब हम आते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ बोलता है कि जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचता है, वैसे वैसे उसका एंट्रोपी भी जीरो पहुंचता है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी हमें पता है कि वो होता है डिग्री ऑफ एनर्जी डिस्पर्सन, यानी कितना एनर्जी कितना स्प्रेड आउट है। जैसे कि सॉलिड्स में तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ अटैच्ड होते हैं, वो ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होते, तो वहां पे जो डिसऑर्डर होता है, मतलब वहां पे जो एंट्रोपी होता है वो लो होता है। वैसे लेकिन लिक्विड्स में वो थोड़ा कम अटैच्ड होते हैं, वो थोड़ा फ्रीली रोम कर सकते हैं, तो उसमें जो एंट्रोपी होगा वो उससे हाई होगा, हाई एंट्रोपी। लेकिन अब गैस के केस में तो बिल्कुल भी अटैच नहीं होते हैं। गैस के केस में दे आर फ्री टू रोम अराउंड वेरेवर दे वांट, तो उस केस में जो एंट्रोपी होता है वो वेरी हाई होता है। तो बेसिकली एंट्रोपी होता है जितना डिसऑर्डर होता है उससे हम कहते हैं एंट्रोपी। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचता है, वैसे वैसे उस परफेक्ट क्रिस्टल का एंट्रोपी जीरो पहुंचता है। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो हमें पता है क्या होता है। कोई टेम्परेचर जब हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो होता है, वो होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम अप्रॉक्स लें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो टेम्परेचर है ये रियल लाइफ में कभी भी इससे नीचे नहीं जा सकता। इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, मतलब लोएस्ट पॉइंट होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। रियल लाइफ में टेम्परेचर इससे नीचे नहीं जा सकता। तो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बेसिकली यही है कि एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, द एंट्रोपी ऑफ दैट परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोचेस जीरो। तो हमने आज के इस वीडियो में इन चारों लॉज को एक्सप्लेन कर दिया। जीरोथ लॉ मैं एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर 3 सिस्टम्स ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी दोनों एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फर्स्ट लॉ इज बेसिकली द law of conservation of energy, just that it is applied in thermodynamics. Energy can neither be created nor destroyed, but it can be transferred or transformed. And second law हमें पता है क्या बोलता है। It says that heat can spontaneously flow from hotter body to colder body, but never from colder body to hotter body. It has 2 statements, Kelvin, Planck and Clausius, which we have already discussed. And this is the third law, which I have already discussed, that as the temperature of an object approaches absolute zero, means 0 Kelvin, the entropy of that object, of that perfect crystal, approaches zero. We should also keep in mind that third law is not possible in real life. For example, imagine a classroom where every student is sitting in its own place. कोई एब्सेंस नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है, और हर स्टूडेंट अपने जगह पे बैठा है, कोई भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है। तो ये हुआ एंट्रोपी जीरो हुआ, एंट्रोपी जीरो। लेकिन रियल लाइफ में एंट्रोपी जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होना चाहिए। एक तो उसके चांसेस भी कम है, ऊपर से एंट्रोपी अगर जीरो हो तो मतलब एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकता बेसिकली। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो थर्ड लॉ है वो एक आइडियलाइज्ड लॉ है और वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है।